हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ओशन से संबंधित फैक्ट्स और उससे जुड़े हुए जो है कंसेप्ट्स को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप ये जो मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप ये देख रहे हैं, ये जो है इंडिया है और इंडिया के नाम पर ही जो है इस ओशंस का नाम पड़ा है इंडियन ओशंस। ये जो वाटर बॉडी देख रहे हैं, यहाँ से लेके इस तरह से जो वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये पूरी वाटर बॉडी जो है इंडियन ओशंस का है। तो हम लोग ने इसमें जो वाटर बॉडी, पानी के जो इस स्पेस को जो देख रहे हैं, जो एरिया को जो देख रहे हैं, ये एरिया जो है इंडियन ओशन, जिसको हम लोग हिंद महासागर कहते हैं, यह एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। शेष जो महासागर है वह किसी देश के नाम पर नहीं है, केवल इंडियन ओशन से ही जो है एक कंट्री के नाम पर है, अर्थात भारत के नाम पर है। अब जो हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज एक एक चीज़ को हम लोग इस पर कंसीडर्स करेंगे। पहला जो फैक्ट्स है उस फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो लिखा है इसमें, कहता है द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। भारतीय महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग जो है महादेश, महासागर, इस सब के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसमें जो जनरल बातें होती है, भाई सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, या इसकी जो ऑर्डरिंग होता है सीक्वेंस, उसके हिसाब से भी पूछी जाती है। तो ये जो है, आप जब लार्जेस्ट की जब बात करेंगे तो दुनिया के सबसे जो लार्जेस्ट जो ओशंस है वो आपका जो है प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशंस है। और दूसरा सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ओशंस है वो है आपका अटलांटिक महासागर है। और तीसरा सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ओशन है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो आपका जो है इंडियन ओशंस है। तो वही कहता था इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड आफ्टर पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। मतलब प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वह कौन सा है? वह हिंद महासागर है, अर्थात इंडियन ओशन है। तो भारतीय महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये फर्स्ट पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है, इट कवर्स अबाउट 20% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस। जो ये महासागर है हिंद महासागर, कि दुनिया में जो अर्थ पर जितनी पानी है उस पानी का जो 20% जो है वह जो है हिंद महासागर में, अर्थात इंडियन ओशंस में पाए जाते हैं, कवर करते हैं। मतलब टोटल अगर मान लीजिए 100 लीटर पानी है तो उसमें जो 20 लीटर पानी है अर्थ सरफेस का, वो जो है इंडियन ओशंस में। कहने का तात्पर्य हुआ कि आउट ऑफ 100 जो है 20 जो है % जो है ये इंडियन ओशंस का वाटर है, टोटल वाटर का, जो अर्थ के सरफेस पर एग्जिस्ट करता है या है अर्थ के सरफेस पर। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पर देखते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है द इंडियन ओशन इज बॉर्डर्ड बाय एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। जो इंडियन ओशंस है, जब लैंड की बात करते हैं तो जो लैंड इससे जो अटैच्ड है, जैसे इंडियन ओशंस के जो नॉर्थ में है वह एशिया है, इंडियन ओशंस के जो साउथ में है वह अंटार्कटिका है, इंडियन ओशंस के जो वेस्ट में है वो अफ्रीका है, इंडियन ओशन के ईस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया है। कहने का तात्पर्य है कि इंडियन ओशंस का जो लैंड बाउंड्री के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें जो कहता है कि इंडियन ओशन इज बॉर्डर्ड बाय एशिया, अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। कि इंडियन ओशन जो है ये बॉर्डर्ड है किससे, एशिया से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से एंड अंटार्कटिका से। लेकिन अंटार्कटिका के जो ऊपर में है और इंडियन ओशंस उसके बीच में जो है सॉदर्न ओशंस को जो है डिफाइंड किया गया है। अंटार्कटिका के चारों तरफ से जो घिरा हुआ ओशंस है उसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है सॉदर्न ओशन, जो कि पैसिफिक का भी पार्ट होगा, जो कि इंडियन ओशंस का भी पार्ट होगा, जो कि एटलांटिक ओशंस का भी पार्ट होगा। तो ये जो एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशंस और पैसिफिक ओशन का जो सॉदर्न पार्ट होगा नियर टू अंटार्कटिका, दैट इज टर्म्ड एज सॉदर्न ओशन, उसे सॉदर्न ओशंस के रूप में, दक्षिण महासागर के रूप में टर्म के रूप में उसको दिया गया है। तो ये द इंडियन ओशन इज बॉर्डर बाय द एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो जब ओशंस का जो सॉदर्न ओशंस का कंसेप्ट आ चुका है तो इस लेकर के जो है न, जब हम लोग ओशन के सीक्वेंस को पढ़ते हैं तो पहला जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो ओशंस है वो आपका पैसिफिक है, दूसरा एटलांटिक, तीसरा जो है हिंद महासागर जिसको इंडियन ओशन कहते हैं, चौथा जो ओशंस है वो सॉदर्न ओशंस के रूप में टर्म दिया गया, और सबसे छोटा जो ओशंस है जिसको हम लोग आर्कटिक ओशंस कहते हैं जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहता द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज अराउंड 3741 माइल्स, अर्थात 12,274 फीट जो है गहराई है, औसत गहराई जो इंडियन ओशंस का है वह कितना है, 12,274 है। भारत महासागर की औसत गहराई लगभग 3741 मीटर है, अर्थात 12,274 फीट है। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है वह है द इंडियन ओशन इज हैज द वार्मेस्ट वाटर्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड ओशन। कहता है कि सभी महासागरों में भारतीय महासागर का जो पानी है सबसे गर्म है। देखिए इसमें जो औसत जो लिया गया है, जो एवरेज जो वाटर का टेम्परेचर लिया गया है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो गर्म है वह है इंडियन ओशंस का, अर्थात हिंद महासागर के पानी का है। परंतु जब रिंग ऑफ फायर की जब बात होती है तो रिंग ऑफ फायर जो है ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, न कि इंडियन ओशंस में पाए जाते हैं। परंतु प्रशांत महासागर का जो नॉर्दर्न पार्ट है और साउदर्न पार्ट है, दोनों पार्ट में जो है काफ़ी ठंडी और बर्फीली जो पानी का उसमें आइसबर्ग आते रहता है। लेकिन जब हम लोग बात इंडियन ओशंस के लिए करते हैं तो इंडियन ओशंस का जो नॉर्दर्न पार्ट है और नॉर्दर्न पार्ट जो है वह इक्वेटोरियल रीजन्स के ऊपर में जो है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं गया है। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन से जो है दक्षिण की जब बात करेंगे तो दक्षिण में जो है वह जो अंटार्कटिका के करीब जब पहुंचता है तो वहाँ पर जो है ठंडी ठंडी बर्फीली भी पानियाँ मिलती है। लेकिन इसके जो एक पार्ट है वह गर्म पानी से ऑलवेज रहता है, जैसे नॉर्दर्न पार्ट जो इसका हो गया अरबियन सी, इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, या बे ऑफ बंगाल जिसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, यहाँ पर जो है पानी जो रहता है लगभग सालों भर गर्म पानी रहती है, ठंडी वाली पानी नहीं रहती है। तो इस लेकर के जो ये जो है वार्मेस्ट ओशंस के रूप में जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म ओशंस के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला जो पॉइंट 6 है उस पर हम लोग देखते हैं। कहते द इंडियन ओशन इज नोन फॉर इट्स मानसून विंड सिस्टम्स विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग रीजन्स। जो इंडियन ओशंस है उसके लिए जो एक विशेष फीचर्स वाला जो वो है मानसून का जो विंड सिस्टम्स है, वो इसके इर्द गिर्द की जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को ये प्रभावित करता है। जो मानसून जो विंड्स है इसका पैटर्न्स है ऑनसेट ऑफ मानसून और रिवर्सल ऑफ मानसून। ऑनसेट मतलब जब मानसून आएंगे और जब मानसून जाएंगे तो उसको रिवर्सल मानसून कहेंगे। ये दोनों जो है इस इर्द गिर्द के जो एरिया है, जो प्रशांत हिंद महासागर के जो उत्तरी हिस्से के जो एरिया है उस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस रहता है। और इसी इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ के लोग जो है अपना जो है
अपने लाइफ को जो है सेटल्ड करके रखे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है कि जो मौसमी परिवर्तन देता है, लोगों को अलग अलग मौसम का आनंद मिलता है, इसमें जो है ना बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशंस है। और ये जो वेदर पैटर्न्स है, मानसूनी वेदर पैटर्न्स है, इस मानसूनी वेदर पैटर्न्स के कारण जो है इसके इर्द गिर्द जो प्रभावित एरिया है, जो इफेक्टेड एरिया है, वहाँ की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटीज़ है, सभी चीज़ पर जो है इसका विशेष इन्फ्लुएंस है। और यही कारण है कि जो मानसून्स का जो है स्ट्रॉन्ग होना, मानसून का कमज़ोर होना, यहाँ के लोगों को, जीवन को भी प्रभावित करती है। अब तो फूड सिक्योरिटी की स्कार्सिटी नहीं रही है, खासकर इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि बहुत बड़ा लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के रूप में जो देख रहे हैं। परंतु पहले जो है जो पूर्णतः मानसून पर आश्रित जब था, तब वैसे परिस्थिति में यहाँ पर जो है जब भूखमरी आता था या ड्रॉट आता था तो भूखमरी के लोग शिकार हो जाते थे। परंतु अब जो है बहुत सारे जो है इक्विपमेंट डेवलप्ड कर लिए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, और फूड सफिशेंसी जो है हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में है, जिसके कारण अब उस तरह की सिचुएशंस का नौबत नहीं आता है। द इंडियन ओशन इज नोन फॉर इट्स मानसून विंड सिस्टम विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग रीजन्स। जो भारतीय महासागर अपने मानसूनी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जो आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब हम लोग देखते हैं 7वां पॉइंट, कहता है कि इट इज़ द होम टू वाइटल सी रूट्स फैसिलिटेटिंग मेजर ग्लोबल ट्रेड। कहता है यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों का घर है जो वैश्विक व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जो आप देखते हैं कि जो एशियन कंट्रीज है या जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से अगर ट्रेड होगा, इटली को ऑस्ट्रेलिया को का ट्रेड अगर होगा, यूनाइटेड किंगडम से, तो ऐसे परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया से जो गुड्स है वह जो हिंद महासागर होते हुए, वह जो है रेड सी, स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन सी होते हुए यूरोप को सप्लाई करती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो इंडियन ओशंस का जो रूट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूट्स है, जिसमें कि आप देखेंगे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चाइना, फिलीपींस, इंडिया, ये सभी जो है अपना जो ट्रेड है इंडियन ओशंस के माध्यम से यूरोप से करते हैं, अफ्रीका से करते हैं। तो ये जो है ट्रेडिंग का जो है बहुत बड़ा रूट्स ये प्रोवाइड्स करता है इंडियन ओशंस। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, कहता है द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशन इज द जावा ट्रेंच विच इज अराउंड 7,258 मीटर्स, अर्थात 23,812 फीट जो है एक डीप है। कहता है भारतीय महासागर में सबसे गहरा जो गर्त है वह जो है जावा गर्त है, जो लगभग जो है 7258 मीटर अर्थात 23,812 फीट जो है गहरा है। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि सबसे जो गहरा जो गर्त है, सबसे जो पृथ्वी पर सबसे जो गहराई वाली जो बिंदु है वो मैरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में है। परंतु मैरियाना ट्रेंच के बाद जो है दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें स्थान पर जो है अन्य जो है ट्रेंचेज है। परंतु 10वें स्थान वाला जो सबसे गहरा ट्रेंच है वो जो है हिंद महासागर में ही है, जिसका नाम जावा ट्रेंच है। ये जो जावा ट्रेंच है, सुमात्रा ट्रेंच जो देख रहे हैं, ये जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा है। अगर दुनिया के सबसे गहरा ट्रेंचेज में देखेंगे तो इसका स्थान जो है 10th पोजीशन पर आता है। और अटलांटिक ओशंस में जब जाएंगे तो वहाँ पर जो है प्यूर्टो रिको जो है वो जो है डीपेस्ट ट्रेंच में आता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द इंडियन ओशन इज होम टू मेनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इंक्लूडिंग द मुंबई, कोलंबो एंड डरबन। कहता है कि जो इंडियन ओशन है वह होम है कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों का, जिसमें कि आप देखेंगे कि पहला जो इसमें आपके विकल्प एग्जाम्पल के रूप में दिया है
बॉम्बे दिया है, दूसरा कोलंबो दिया है, तीसरा डरबन दिया है। ये जो देख रहे हैं ये जो पोर्ट्स है, ये सभी पोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट्स है। जैसे भारत के लिए बम्बई का जो पोर्ट्स है, श्रीलंका में कोलंबो का पोर्ट्स है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में जो है डरबन का पोर्ट है। तो कोलंबो हो गया श्रीलंका का पोर्ट, मुंबई हो गया भारत का पोर्ट, और डरबन हो गया साउथ अफ्रीका का पोर्ट। ये जो है हिंद महासागर के महत्वपूर्ण जो बंदरगाहों में अपना स्थान रखता है। 10वां पॉइंट पर हम लोग अब बातें करेंगे। कहता है द इंडियन ओशन कंटेन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड नेशन सच एज मेडागास्कर एंड श्रीलंका। ये जो मेडागास्कर है, श्रीलंका है, ये ऐसे नेशंस हैं जो आइलैंड नेशंस हैं। आइलैंड वैसे को कहते हैं जिसके चारों तरफ से पानी हो, और जो है वैसा लैंड भाग जिसके चारों तरफ से पानी हो उसको आइलैंड कहते हैं। और ऐसे देश जो कि आइलैंड वाले देश हो उसको आइलैंड नेशन कहते हैं। जैसा बड़े आइलैंड नेशंस में जो है हिंद महासागर में जो देखते हैं वो आपका है मेडागास्कर, श्रीलंका। द इंडियन ओशन रीजन इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड गैस। कहता है भारतीय महासागर क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल गैस से जो है ये क्या है, समृद्ध है। तो ओशन जो है कहता है कि समुद्र जो है वो खजानों का जो है संग्रह है उसमें। तो हमारे भी जो भारतीय हिंद महासागर है उसमें भी जो प्राकृतिक संसाधन तेल गैस का जो है प्रचुर मात्रा में इसमें है पाए जाते हैं। और इसका एक्सट्रैक्शंस भी अब हमारे देश के लोग या जो इसके कंसर्निंग कंट्री जो है वो अपने इकोनॉमिक की जो है एक्सप्लॉयटेशंस के लिए इसको यूज करना प्रारंभ कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो 12 है उस पर अब हम लोग देखते हैं। कहता द इंडियन ओशन इज सेवरल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट्स इंक्लूडिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द स्ट्रेट ऑफ मलाका। कहता है कि जो इंडियन ओशंस है जो भारतीय महासागर में कई जो है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जैसे कि हरमुज जलडमरू मध्य और मलाका जलडमरू मध्य। ये जो जलमार्ग होते हैं जिसको चॉक पॉइंट कहते हैं, जलमार्ग में जो चौक पॉइंट होता है जिसको स्ट्रेट ऑफ हरमुज और स्ट्रेट ऑफ मलाका का एग्जांपल दिया है इसमें। तो स्ट्रेट है क्या, स्ट्रेट का जो कंसेप्ट है उसको समझिए। स्ट्रेट का जो कंसेप्ट है कि जब दो बड़े बड़े वाटर बॉडी एक नेरो वाटर बॉडी, नेरो मतलब संकीर्ण जो है वाटर बॉडी से कनेक्टेड हो जाए तब हम लोग उस वाटर बॉडी को स्ट्रेट कहते हैं। और जब इकोनॉमिक दृष्टि से, मिलिट्री की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हो जिससे कि ढेर सारे ट्रैफिक या शिप्स जाने के लिए वो एक साधन हो, उस जगह से वो पॉइंट हो, तो उसको चौक पॉइंट्स कहते हैं। क्योंकि उस पर जो कंट्री नियंत्रण कर लेता है तो स्ट्रेटेजिकली जो व्यापार की दृष्टि से या जो ट्रांसपोर्टेशंस की दृष्टि से या कह सकते हैं आप जो मिलिट्री के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि उसके नियंत्रण से जो है जो एनिमी कंट्री है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है काउंटर करने के लिए या उसके जो मूवमेंट के लिए। तो चौक पॉइंट्स जो होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो उसी में से दो चौक पॉइंट्स के बारे में बताया गया कि इंडियन ओशंस का दो चौक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखते हैं और दूसरा जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका देखते हैं। मैं इसको मैप में भी दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने जो गोल किया, ये जो गोल किया मैंने वो वहाँ पर जो नेरो वाटर बॉडी है जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ अडेन, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ अडेन के बीच में एक कनेक्टिंग वाटर बॉडी स्ट्रेट है, नेरो है, संकीर्ण है। उसी संकीर्ण को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। उसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो मैंने गोल घेर दिया है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर जब जाएंगे, ये जो देख रहे हैं ये अंडमान सी, और जब आप
फिलिपियन सी को जो कनेक्ट करने वाले जो देखेंगे वाटर बॉडी, यही मलाका स्टेट है। और ये मलाका स्टेट जो है इंडियन ओशंस को पैसिफिक ओशंस में भी कनेक्ट करता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो भारतीय महासागर में कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जैसे कि हरमुज जल डमरू मध्य और मलाका जल डमरू मध्य। ये दोनों जल डमरू मध्य के बारे में हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया। मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, और इसके नाम पर महादेश तो नहीं, उपमहादेश जो है दिया गया, सब कंटिनेंट का भी नाम है, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर जो है उपमहाद्वीप, जिसको सब कंटिनेंट कहते हैं, और साथ ही साथ इसके नाम पर क्या है, महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। इंडियन ओशन जो है इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो ये है, द इंडियन ओशन हैज होस्ट्स इम्पोर्टेंट मेराइन बायोडाइवर्सिटीज इंक्लूडिंग कोरल रीफ्स एंड वेरियस फिश स्पीसीज। कहता है कि भारतीय महासागर में महत्वपूर्ण समुद्री जीव विविधताएं पाई जाती है, जिसमें कि मूंगा, चट्टानें और विभिन्न मछलियों की प्रजाति शामिल है। जैसे कोरल रीफ जो है, और दूसरा जो है जो फिश है, जो मछलीज है, इसकी जो प्रजाति है, ये भी जो है महत्वपूर्ण जो रूप में हमारे हिंद महासागर में पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में है, वो आप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े और बहुत सुंदर जो है रीफ के रूप में माना गया है। बायोडाइवर्सिटीज वहाँ पर जो समुद्री बायोडाइवर्सिटीज के लिए देखेंगे। लेकिन इंडियन ओशंस में भी जो है रीफ पाए जाते हैं, कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो हमारे भी जो है इंडियन ओशंस में जो है जो मूंगा चट्टान है वो पाए जाते हैं, और वो देखने में बहुत ही खूब सुंदर लगता है। मैं अलग से इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा कोरल रीफ पर, आप उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 15 नंबर पॉइंट है। कहता है द इंडियन ओशन सुनामीज इन 2004 वॉज वन ऑफ द डेडिएस्ट नेचुरल डिजास्टर इन हिस्ट्री। कहता है कि 2004 में भारतीय महासागर में आई सुनामी इतिहास की सबसे बड़ी घातक प्राकृतिक आपदाओं में एक थी। जैसा कि हम लोगों ने इस त्रासदी को देखा है कि 2004 में जो है जो कोस्टल रीजन्स जो भी थे, श्रीलंका हो या इंडिया के तमिलनाडु हो या इंडोनेशिया हो, ये सभी जो क्षेत्र थे, इस सभी क्षेत्र में जो है सुनामी 2004 में जो आए थे, इसका बहुत ही बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी इसमें। तो सुनामी जो है यह एक समुद्री लहरें हैं, और ये लहरें तब आती है जब अर्थक्वेक जब समुद्र के अंदर में आता है, और उसके बाद जो है जब ये कोस्टल रीजन के पास पहुंचता है तो 100-100 मीटर, 50-50 मीटर ऊपर की जो लहर है, उस लहर से जो है कोस्टल रीजन पर अटैक करता है, और उससे जो है वहाँ के जो इफेक्ट रीजन्स में रहने वाले जो जीव है या वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है, उस सभी को डैमेज कर देता है। तो 2004 में जो आई थी सुनामी, वह उसी की भयावहता के बारे में बताया कि जो इंडियन ओशंस में ही ये आई थी। सुनामी जो है यह एक जापानी टर्म है, समुद्री लहरों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 16 है। कहता द इंडियन ओशन प्लेज ए की रोल इन द ग्लोबल थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इन्फ्लुएंसिंग ओशंस करेंट्स वर्ल्ड वाइड। कहता है कि भारतीय महासागर वैश्विक ताप लवण संचलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दुनिया भर में महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। अब ये जो चीज़ें हैं, जो शब्द इसमें यूज किया गया है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन,
ये जो देख रहे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो लिखा गया है, थर्मो और हेलाइन दो शब्द है इसमें, दोनों मिल करके ज्वाइंट करके कंबाइंड एक शब्द बना है जिसका नाम है थर्मोहेलाइन। थर्मो का तात्पर्य रिलेटेड टू टेम्परेचर और हेलाइन का तात्पर्य रिलेटेड टू सेलिनिटी। मतलब थर्मो जो है तापमान से जुड़ा हुआ है और हेलाइन जो है वह जो लवणता से जुड़ा हुआ। अब लवणता क्या है और थर्मो क्या है? देखिए थर्मो जो है वह टेम्परेचर है, ताप है, हीट है, उसका संबंध गर्मी से संबंध है, टेम्परेचर से संबंध है, गर्मी और ठंडी से संबंध है। हेलाइन जो है वो नमकीनता पर संबंध है, जिसको सॉल्टी कहते हैं, नमकीन कहते हैं, उस पर संबंध। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पर बातें जब करते हैं हम लोग, तो जो समुद्र है, समुद्र में जो वाटर है वह स्टेशनरी पोजीशंस में नहीं है, बल्कि उसका मूवमेंट होते रहता है, सर्कुलेशंस होते रहता है। तो सच टाइप ऑफ सर्कुलेशंस हैपन ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज डिफरेंस ऑफ द सेलिनिटी। ये जो समुद्र की जो पानी है, उस पानी का जो तापमान का जो अंतर है और समुद्र के पानी के अंदर में जो मौजूद सेलिनिटी है, जिसको लवणता कहते हैं, या जो उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी के कारण जो डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस के कारण जो है समुद्र की जो पानी है उसमें मूवमेंट होता है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होगा। और ये जो मूवमेंट होते हैं ड्यूअल पैटर्न में होते हैं। एक होता है वर्टिकल मूवमेंट जो ऊपर से नीचे, और दूसरा होता है हॉरिजेंटल मूवमेंट जिसमें कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा हॉरिजेंटली। तो वाटर जो है, ओशनिक वाटर पर जब हम लोग बातें करते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग जब थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पर जब हम लोगों ने डिस्कस करना प्रारंभ किया है, तो उसमें इस बात को ध्यान देना है कि समुद्र में जो पानी है उस पानी का जो ऊपरी लेयर होगा, उसके नीचे का जो लेयर होगा, फिर उसके नीचे का जो लेयर होगा, उस लेयर में जो होंगे टेम्परेचर डिफरेंसेस भी पाए जाएंगे और साथ ही साथ जो है डेंसिटी डिफरेंसेस भी पाए जाएंगे। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंसेस है और जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है, ये एक फैक्टर के रूप में काम करता है। किसके रूप में? फैक्टर के रूप में काम करता है। किसके लिए? वाटर सर्कुलेशंस के लिए। तो यही कहता है द ग्लोबल ओशन प्लेज ए की रोल इन द ग्लोबल थर्मो इंडियन ओशन प्लेज ए की रोल इन द ग्लोबल थर्मो सर्कुलेशंस इन्फ्लुएंसिंग द ओशनिक करंट वर्ल्ड वाइड। कि जो भारत की जो हिंद महासागर की जो पानी है या इसकी जो जल है या हिंद महासागर जो है, यह जो है प्रभावित करता है कि दुनिया में जो ओशनिक करेंट्स है उसके प्रभाव को ये भी इन्फ्लुएंस करता है। अब जब बात होती है कि भाई ये जो सेलिनिटीज है या थर्मो सर्कुलेशन के कारण जो ये चीज़ें बदलाव आती है, तो इसके लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो जो है टॉपिक अलग से बनाऊंगा, जिसमें कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पर विशेष रूप से मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा। लेकिन इसको एक रफली हम लोग समझ लेते हैं कि जो है टेम्परेचर डिफरेंसेस और सेलिनिटी डिफरेंसेस के लिए जो है के कारण जो है जो वाटर में, ओशनिक वाटर में जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। और ये जो है इन्फ्लुएंस करता है ओशनिक करंट्स को, क्योंकि जो गर्म जल है वो ठंडा जल की ओर मूव करता है, जो ठंडा जल है वह ज़्यादा डेंस होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें है। जैसे इक्वेटर जो है, इक्वेटोरियल रीजन का जो पानी है वह जो है गर्म होती है, तो वह मूवमेंट करेगा आपको पोलर रीजन की तरफ, और जो डेंस पानी वाटर वाले जो पानी होंगे वह जो है सिंक कर जाएगा, डूब करके नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है कंसेप्ट्स है, जिस कंसेप्ट को अलग से मैं वीडियो पर एक एक पॉइंट्स पर डिटेल से मैं चर्चा कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, द ओशंस वाटर्स आर रिच इन मिनरल्स लाइक द मैग्नीज एंड फॉस्फेट। जो समुद्र की जो पानी है उसमें जो है कहता है मैग्नीज और फॉस्फेट्स जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाती है, खनिज के लिए समृद्ध है। अगला जो पॉइंट है वो है द लक्षद्वीप एंड मालदीव्स आर्किपेलागोस आर लोकेटेड इन इंडियन ओशन। जो लक्षद्वीप है और मालदीव समूह जो है, जो आर्किपेलागोस जो है, इसका तात्पर्य होता है कि मतलब जो एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है जिसमें कई सारे द्वीप का एक समूह होता है, इसीलिए इसके नाम हिंदी जो इसका होता है द्वीप समूह होता है। तो द लक्षद्वीप एंड मालदीव्स जो है कहता है आर्किपेलागस आर लोकेटेड इन इंडियन ओशंस। ये सभी जो है इंडियन ओशंस में है, लक्षद्वीप, मालदीव्स
अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो द्वीप समूह है, ये सभी भी जो है इंडियन ओशंस में पाए जाते हैं। The piracy in Indian Oceans, especially off the coast of the Somalia, has been a significant global issue. कहता है कि भारत महासागर में विशेष रूप से सोमालिया के तट के पास समुद्री डकैती एक महत्वपूर्ण वैश्विक समस्या है। सोमालिया जो है एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि बहुत बड़ा जो है एक हेडेक है ट्रेडिंग के, जो ओशनिक ट्रेडिंग है उसमें, क्योंकि यहाँ के जो लुटेरे हैं, जो पायरेट्स होते हैं, ये जो है चोरी डकैती करने के लिए, जो है डकैती करने के लिए, लूटने के लिए समुद्री जहाज़ों के लिए आते हैं। तो ये चीज़ें जो बहुत बड़ा एक थ्रेट हो जाता है हमारे ट्रेडिंग के लिए। परंतु जो रिम्स है, रिम्स के माध्यम से जो है जो कंट्रीज है उसके बीच में ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसको हम लोग कहते हैं IORA। तो IORA जो है यह क्या है, एक आर्थिक संगठन है जो कि इंडियन ओशंस के चारों तरफ के जो तटवर्ती इलाके के जो देश है उनके बीच का जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें कि 23 कंट्रीज इसमें है, और ये जो है एक दूसरे को इकोनॉमिकली कोऑपरेट करते हैं और इससे जो है इस एरियाज़ में, रीजन में भी स्थिरता है, ट्रेडिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होने देते हैं। लेकिन फिर भी जो ये सोमालिया जैसे कंट्री में जो ये गुंडे लोग हैं जो समुद्र को लूटने में, समुद्री जो गुड्स होते हैं उसको लूटने, समुद्र के मार्ग से जो गुड्स का मूवमेंट होता है या जहाज़ जाते हैं, उस जहाज़ को लूटने में ये लोग अपनी जो कृत्य करते हैं, कुकृत्य करते हैं, उससे जो है बहुत बड़ी समस्या, जो ग्लोबल इशूज बन जाता है। अब the ocean supports large populations of whales, dolphins, sea turtles। कहता है कि जो हमारे समुद्र है ये जो है व्हेल्स के लिए, डॉल्फिन्स के लिए और समुद्री कछुओं के लिए बड़ी आबादी का ये समर्थन करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो उड़ीसा है, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में जो टर्टल है वो अंडा देने के लिए आते हैं। ग्लोबल लेवल पर जो है उसकी जो है प्रसिद्धि है। तो उसी प्रकार दिया गया कि भाई व्हेल, डॉल्फिन और समुद्री कछुए के लिए जो है बहुत बड़ी आबादी के लिए घर का रूप में काम करती है। अब कहता है इट इज़ प्रॉन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्पेशली इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी। जो आप देखते हैं कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की जो दो एक्सटेंडेड जो सी है, जिसमें कि आप अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल देखते हैं, जो बंगाल के नीचे, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के नीचे, और भारत के जो इंडियन पेनिनसुला है उसके जो पूरब है, बहुत बड़ी जो है वाटर बॉडी है जिसको हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल। और दूसरी तरफ जब अरबियन पेनिनसुला और इंडियन जो है पेनिनसुला, उसके बीच का जो वाटर बॉडी देखेंगे वो जो है आपका अरबियन सी है। तो दोनों जो है इंडियन ओशंस का एक्सटेंडेड फॉर्म है, और ये जो है जाने जाते हैं साइक्लोन्स के लिए। बराबर अरबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ऑरिजिनेटेड होते हैं और इस रीजन्स में जो है ये अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे आप लोगों ने हुदहुद, नीलोफर इत्यादि जो है आप लोगों ने साइक्लोन्स का नाम सुना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कहता द इंडियन ओशन इज क्रूशियल फॉर मेरीटाइम ट्रेड बिटवीन द मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया। जो इंडियन ओशंस है उसके बारे में कहता है कि भारतीय महासागर मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के बीच समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन ओशन जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके बीच में? अफ्रीका के, एशिया के, मिडिल ईस्ट के लिए ये समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन ओशन जो है, इन देश का जो कनेक्शंस जो है यूरोप से, उसमें भी इंडियन ओशंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि हम लोग जो रेड सी होते हुए, सुएज कैनाल होते हुए हम लोग जो है मेडिटेरियन सी में जाते हैं, और मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द की जो कंट्री है या फिर यूरोप का जो ट्रेडिंग है, वो ऑस्ट्रेलिया का हो, इंडिया का हो, या चाइना का हो, या फिर फिलीपींस का हो, इंडोनेशिया का हो, इन सभी कंट्री का, या
जो अफ्रीका के जो वेस्ट ईस्टर्न पार्ट वाले जो कंट्री है, तो उसका जो है ट्रेडिंग यूरोप से जो है भी जो है इंडियन ओशन के माध्यम से होता है, सी रूट्स का। नेक्स्ट जो है कहता मॉरिशस एन आइलैंड नेशंस इन द इंडियन ओशन वॉज ओनली द नॉन हैबिटेड ऑफ द एक्सटेंट डोडो बर्ड्स। जो मॉरिशस है ये एक कंट्री है इंडियन ओशंस में, आइलैंड कंट्री है, और ये जो है जाने जाते थे, अब तो है नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया डोडो नाम के बर्ड से। ये डोडो नाम की जो पक्षी है, जब यूरोपियन का व्यापारी लोग जब दुनिया की खोज में निकले थे, तो जो मॉरिशस में जब रुकते थे ये, तो ये लोग जो है इन डोडो का शिकार करके खाना खाने में, इस पक्षी को मार मार करके खाना खा गए। अब ये पक्षी जो है नहीं, सभी पक्षी जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो कहता है कि इस डोडो पक्षी के लिए मॉरिशस जाने जाते थे, क्योंकि यहाँ डोडो पक्षी नाम का जीव या पक्षी पाए जाते थे। लेकिन अब ये विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जो कैप ऑफ गुड होप के माध्यम से जब इस तरफ आए थे, उन लोगों ने जो है धीरे धीरे इन पक्षियों का शिकार करते करते, खाते खाते पूरे खा गए। अब ये पक्षियाँ अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कहता है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पार्ट्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। जो इंडिया का जो ईस्टर्न ओशंस का पार्ट, इंडियन ओशंस का पार्ट है, उस ओशंस में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है पाए जाते हैं। ये सभी आइलैंड जो है भारत का आइलैंड है। द इंडियन ओशन इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशंस बाय केप ऑफ गुड होप एंड टू द पैसिफिक ओशन बाय द स्टेट ऑफ मलाका। कहता है कि जो अटलांटिक ओशंस है, भारतीय महासागर केप ऑफ गुड होप के माध्यम से अटलांटिक महासागर और मलाका जलसमूह के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। जो कैप ऑफ गुड होप है, ये जो आपने केप टाउन के बारे में सुना होगा, ये जो है साउथ अफ्रीका के जो दक्षिणी हिस्से में जो वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी के लिए जो नाम दिया गया है कैप ऑफ गुड होप दिया गया है। और इसी कैप ऑफ गुड होप के माध्यम से कनेक्टिविटी होता है इंडियन ओशन का अटलांटिक ओशन के साथ, क्योंकि यूरोप के जो लोग आए थे भारत की खोज में, तो ये कैप ऑफ गुड होप मार्ग का खोज करके भारत पहुँचे थे यूरोपियन ट्रेडर्स, जिसमें आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा। तो यही कहता है कि इसके माध्यम से जो है इंडियन ओशंस और अटलांटिक ओशंस का जो कनेक्शंस होता है कैप ऑफ गुड होप से, उसी प्रकार दिया जो मलाका स्टेट है, मलाका स्टेट जो है इंडियन ओशंस और पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट करता है, जिसमें कि जो फिलीपींस सी है, उस फिलीपींस सी में जो है अंडमान सी के जो माध्यम से जो है कनेक्शंस देखेंगे, इसमें इंडियन ओशन का पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्शन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द अरबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर मेजर एक्सटेंशंस ऑफ द इंडियन ओशंस। जो अरबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, ये जो है मेजर एक्सटेंशंस है इंडियन ओशंस का। कहता अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भारतीय महासागर की प्रमुख विस्तार है। जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर का जो है एक्सटेंडेड एरिया जो है, उस एरिया में देखेंगे आप अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी, दो बड़े बड़े वाटर बॉडी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि द इंडियन ओशन इज की रीजन्स फॉर द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई स्पेशली फॉर ऑयल ट्रांसपोर्ट। कि ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए जो है भारतीय महासागर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, विशेषकर जो रूप से जो है तेल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्योंकि जो कंट्रीज़ है, तेल वाला जो कंट्रीज़ है, जिसमें कि आप देखते हैं इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, ये सभी जो देख रहे हैं, ये सभी कंट्रीज़ है। तो ये सभी कंट्री जो है कैसा कंट्री है, तेल वाले कंट्रीज है, आयल वाले कंट्रीज है। तो ये जो कुवैत, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सभी तेल वाले कंट्रीज है। तो कहने का मतलब होता है इसकी जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी किसी न किसी जो वाटर बॉडी से अगर है, तो वह वाटर बॉडी पार्ट ऑफ इंडियन ओशंस का है।
चाहे आप रेड सी लीजिए या आप गल्फ ऑफ पर्सिया लीजिए। जो पर्शियन गल्फ है, जो रेड सी है, वो भी जो है इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो द इंडियन ओशन इज अ की रीजन फॉर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, स्पेशली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयल। तो जो तेल के जो लिए जो है ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये महत्वपूर्ण एक रूट तैयार देती है। द इंडियन ओशन हैज़ ए यूनिक करंट सिस्टम। इंडियन ओशन में जो है यूनिक करंट सिस्टम्स है, इंक्लूडिंग द सीजनल रिवर्सल मानसून करंट। इसमें जो है जैसे जो करंट जो है ओशनिक जो करंट है, ओशनिक करंट के जो पैटर्न है, उस पैटर्न में इसमें जब देखेंगे आप कि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो होते हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट होते हैं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट होते हैं। तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो होता है वह जो वेस्ट से ईस्ट की ओर बहता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर बहता है इक्वेटोरियल ओशनिक करंट। और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो जो है उसका जो मूवमेंट होता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो होंगे वो मूवमेंट जो करेंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, घड़ी की दिशा के अनुकूल करेंगे मूवमेंट। और साउथ दर्न हेमिस्फेयर में जो है वह जो मूवमेंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। तो जो मानसूनी विंड जो पैटर्न्स है, वो मानसूनी विंड पैटर्न्स में जो है ऑनसेट ऑफ मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, मतलब जब मानसून आएंगे और जब मानसून जाएंगे, तो जो ये ओशनिक करंट्स है, उस ओशनिक करंट्स के इंडियन ओशंस के जो नॉर्दर्न पार्ट के जो ओशनिक करंट्स है उस पर विशेष रूप से जो है मानसूनी करंट्स का, इस मानसून का विशेष रूप से उस पर प्रभाव रहता है, इफेक्ट रहता है। किसका? मानसून जो विंड्स है उस विंड्स का रहता है ओशनिक करंट पर इन्फ्लुएंस। मतलब जो हवाएं जो बहती है उस हवा का जो प्रभाव है समुद्र के जो करंट होते हैं, समुद्र की जो जलधाराएं होती हैं उस पर भी रहती है। तो उसी में जो हमारे जो मानसून विंड्स है, जो कि ऑनसेट ऑफ मानसून और रिट्रीटिंग मानसून 6 महीना एक तरफ दिशा चलता है, 6 महीना दूसरे तरफ दिशा से चलता है। तो ये जो जाने आने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के कारण जो है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे ओशनिक करंट्स पर, खासकर जो नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडियन ओशंस का, उस पर विशेष इन्फ्लुएंस रहता है मानसूनी करंट्स का। तो मानसून विंड्स का यही कहता है द इंडियन ओशंस हैज ए यूनिक करंट सिस्टम्स इंक्लूडिंग द सीजनल रिवर्सल मानसून करंट। क्योंकि जो मानसून करंट है, यह जो है मानसून विंड जो है वह भी यूनिक है पूरी दुनिया के लिए, और इसके द्वारा जो इन्फ्लुएंस होती है जलधाराएं, वो भी एक यूनिक फीचर्स देता है, उसी के लिए इस बातों में अंकित की गई है। भारतीय महासागर की धाराओं की प्रणाली अद्वितीय है, जिसमें कि मौसमी रूप से उलटने वाली मानसून धाराएं शामिल है। क्योंकि इसमें मानसून का जो पैटर्न्स होता है, गया फिर लौटा, तो ये जो रिवर्सल पैटर्न है ये इसका इन्फ्लुएंस किसमें करता है? ये ओशनिक करंट में भी करता है, मानसूनी विंड। नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग पॉइंट, उस पर बातें करेंगे। कहता द इंडियन ओशंस रिम कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशंस आईओरा प्रमोटिंग इकोनॉमिक ट्रेड एंड कोऑपरेशन। ये जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन ओशंस के जो कोस्टल कंट्री है, कोस्टल कंट्री जो महत्वपूर्ण कंट्री है, वो इसके जो है मेंबर्स है, जिसमें कि इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडोनेशिया है। ये सभी जो देश है, ये सभी देश जो है आयोरा के जो है मेंबर्स हैं, जिससे कि जो है आपसी जो है जो कंट्रीज, ये कोस्टल रीजन वाले जो कंट्रीज इंडियन ओशंस के, ये आर्थिक रूप से एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं इसमें और ट्रेडिंग के लिए। तो ये कहता है आर्थिक और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देता है। भारतीय महासागर के किनारे वाले देश भारतीय महासागर रिम संघ आयोरा का हिस्सा है, जो आर्थिक रूप से व्यापार सहयोग को बढ़ावा देता है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा आयोरा के लिए क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण जो है ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे आप लोगों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जैसे इब्सा, ब्रिक्स, इसी प्रकार जो है ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है द मालदीव्स लोकेटेड इन इंडियन ओशन इज द वर्ल्ड्स लोवेस्ट लाइंग कंट्री। कहता मालदीव्स जो है दुनिया की जो है सबसे लो क्षेत्र लो मैंने जो है अल्टीट्यूड्स वाले जो है लो हाइट वाले या अल्टीट्यूड्स वाले जो कंट्री है या निचला तल वाले कंट्री है, जिसमें कि अगर सी लेवल्स बढ़ेगा आइस के मेल्ट होने से तो इसको मर्ज होने का वाला पहला देश जो बनेगा मालदीव्स ही बनेगा। तो कहता द मालदीव्स लोकेटेड इन इंडियन ओशंस इज द वर्ल्ड्स लोवेस्ट लाइंग कंट्री। मालदीव जो भारत महासागर में स्थित है दुनिया के सबसे निचला देश है। मतलब अगर समुद्र का जो तल स्तर बढ़ेगा तो बढ़ने से सबसे पहले जो प्रभावित होने वाला देश है वो मालदीव्स ही है। जैसे आइस मेल्ट होने से जब कोस्टल रीजन्स या जो समुद्र तट वाले जो क्षेत्र है जब वो डूबेंगे तो डूबने में पहला जो देश होगा मालदीव ही होगा, क्योंकि सबसे लो लोइंग जो कंट्री है वो मालदीव्स ही है। तो इतना सब बातें हमने इस वीडियो में क्या इंडियन ओशन से जुड़ी हुई, और जो मैंने कुछ कुछ बातें बताई कि इसमें अलग से जो वीडियो बनाऊंगा वो भी धीरे धीरे मैं बना करके डाल दूंगा। अब जो है नेक्स्ट जो वीडियो में इसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस पर जो इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ उस पर हम डिस्कस करके अलग से इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।